Okay. Today's our topic is financial planning. Okay. Now let us discuss. Anaga, shall we buy a computer? Okay. There is one girl and she's saying, shall we buy one computer or shall we buy a computer? So her mother says, okay, let's buy it next year. Okay. Then again that girl says, Mama, why not now? Okay. Now mother says, Anaga, you don't know how expensive it is. So then that Anaga named girl says, you mean we will have to save up for it, right? And mother says, yes, that's the thing. Okay. So ती जी मुलगी आहे, that girl says to her mother that mother, we should buy one computer. Okay. So mother काय म्हणते, मदर कहती है कि हम कंप्यूटर अगले साल खरीदेंगे. ओके. सो वो लड़की कहती है कि अभी क्यों नहीं खरीद सकते. सो उसकी मदर कहती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, बराबर. मतलब 20-25 हजार तो कम से कम लग जाएगा. अगर कोई भी डिसेंट कंप्यूटर लेना है तो ठीक है, उससे ज्यादा भी 40-50 हजार भी लग सकते हैं, एंड दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो दैट गर्ल अगेन सेज दैट मीन्स वी नीड टू सेव मनी टू बाय इट. ओके. मतलब हम अभी से अगर सेव करना शुरू कर दे तो नेक्स्ट ईयर तक शायद हमारे पास इतने पैसे जमा हो जाए जिससे कि हम एक कंप्यूटर परचेज कर सके. ओके. सो मदर सेड यस दैट्स द थिंग. मतलब हाँ, यही बात है कि इसी वजह से हम इस साल कंप्यूटर ना खरीदते हुए नेक्स्ट ईयर कंप्यूटर खरीदेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट मतलब हमें सेविंग करना पड़ेगा, बराबर. अभी हमारी कोई भी जो एक्टिविटी है दैट कैन नॉट बी डन विदाउट फाइनेंस और विदाउट मनी. मतलब हमें हमें हर एक फील्ड में हर एक जरूरत पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, बराबर. सो कोई भी चीज, अभी मान लीजिए कि फाइनेंस या फिर पैसा वो लिमिटेड है. सो इफ वी डू नॉट प्लान अकॉर्डिंगली, मतलब अगर हम हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, सो हमारी जो अर्थव्यवस्था कह सकते हैं घर की, वो बिगड़ सकती है, बराबर. मतलब कि हमें किस चीज पे कितना पैसा खर्च करना है, किस चीज के लिए कितना पैसा सेव करना है और किस चीज में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों की हमें प्लानिंग करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर इनकम. मतलब हम साल में कमाते कितना है या फिर महीने में कमाते कितना है, और हम एक्सपेंस कितना कर सकते हैं या फिर खर्च कितना कर सकते हैं, उसका हमें प्लानिंग करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस चैप्टर डील्स विथ दीज थिंग्स. मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है या फिर उसके अंदर के जो पहलू है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर के, सो वो पहलू हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके. नाउ everyone requires money to meet a variety of needs. That is why after spending on the necessities of present, everyone tries to save money to make provisions for the future needs. बराबर. मतलब हमें हर एक चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और हम उन पैसों का यूज किस लिए करते हैं कि हमारी आज की जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए हम उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं. और जो पैसे बच जाते हैं, सो वी सेव दैट मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स. मतलब हमें कल भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, बराबर. सो उसके लिए हम कुछ पैसा सेव करते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल सेविंग मनी. ओके. मतलब हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसे साइड में निकाल के रखते हैं या फिर कुछ पैसे बचाते हैं, उसे हम सेविंग मनी कहते हैं. In order to protect our savings or even to make them grow, we keep them as fixed deposits or buy immovable properties such as house, land, etc. And that is what we call investment. ठीक है. अभी सेविंग मनी क्या है कि हम पैसा एज इट इज रख रहे हैं हमारे पास, बराबर. सो दैट इज सेविंग मनी. एंड इफ वी आर इन्वेस्टिंग दैट मनी, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा एक्सेस पैसा है मान लीजिए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल आइदर कीप इट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट और वी विल परचेस और वी विल बाय अ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज कोई घर खरीद लेंगे या फिर कहीं पे जमीन खरीद लेंगे. सो दिस इज व्हाट दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट. इसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट. ओके. नाउ एवरी इन्वेस्टर फर्स्ट spends the amount required to meet primary necessities and saves the remaining amount. बराबर. मतलब कोई भी इन्वेस्टर जो रहेगा वो पहले अपने खुद की प्राइमरी जो नीड्स है वो पूरी करेगा उन पैसों से, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उससे या तो वो
इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर उस मनी को वो अलग रख के उसे सेव कर लेगा, बराबर। वन ऑल्सो यूजेस दीज सेविंग्स टू मेक अ केयरफुली कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ। ओके, सो फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है? फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द wealth. Now, financial planning is useful for making provisions for the predictable and unpredictable expenses that each of us has to meet in our life. Okay, so financial planning में हमें कौन से पहलू देखने पड़ते हैं? हम देखते हैं प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। अभी प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस यानी क्या? कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर देम, बराबर। मतलब अगर हमारे घर में चिल्ड्रन है तो उन्हें पढ़ाने के लिए पैसा लगेगा, दैट इज प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस। मतलब हमें पता है कि वो स्टूडेंट की फीस कितनी है, उसे साल में कितना खर्चा लगेगा, वी नो दैट, सो दैट इज प्रेडिक्टेबल, बराबर। कैपिटल फॉर प्रोफेशन और बिजनेस, मतलब अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए हमें कितना कैपिटल लगेगा, कितना पैसा लगेगा, दैट इज ऑल्सो प्रेडिक्टेबल, बराबर। कि हम अंदाज निकाल सकते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए। बाइंग अ व्हीकल बाइंग इज द वेरी इजी थिंग, मतलब कि हमें पता होता है कि ये गाड़ी कितने में आती है, वो गाड़ी कितने में आती है। सो फॉर बाइंग द व्हीकल वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द अमाउंट और द मनी। ओके, बाइंग अ बिल्डिंग और बाइंग और बिल्डिंग अ हाउस, मतलब या तो कोई घर खरीदना या फिर उस नए नए घर को बिल्ड करना, इसके लिए भी हम एक्सपेंसेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड ओल्ड एज रिक्वायरमेंट्स। अभी अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस क्या है? अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस यानी कि नेचुरल डिजास्टर हुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर फैमिली मेंबर, लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट और इवन सडन डेथ। ओके, सो अनप्रिडिक्टेबल ये एक्सपेंसेस क्यों है? अभी मान लीजिए कि हम नदी के साइड में रहते हैं, ठीक है। सो नदी में कब बाढ़ आ जाए ये किसी को नहीं मालूम होता है, बराबर। और जब वो बाढ़ आएगी तो कितना नुकसान होगा ये भी हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बराबर। या फिर भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, बराबर। मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है, सो वो कितना खतरनाक है ये हमें पता नहीं होता या फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो उसकी वजह से हमारा कितना नुकसान होगा या फिर हमें उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कितना पैसा लगेगा ये हम बता नहीं सकते, बराबर। सो दैट इज अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस, हमें कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा। सो द नेक्स्ट इज मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अ फैमिली मेंबर, मतलब हमारे घर में कोई फैमिली मेंबर कब बीमार पड़ जाए इसकी हमें कोई गारंटी नहीं होती, बराबर। सो फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस वी नीड सम मनी एंड दैट इज एन अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस, मतलब कि हमारे घर में एक साल में कोई बीमार नहीं पड़ता, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक मेंबर कभी बीमार पड़ सकता है, इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल ना, सो दैट्स व्हाई इट इज अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। नाउ लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, मान लीजिए कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट यानी कि बड़ा एक्सीडेंट की जरूरत नहीं, कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, चोट गहरी हो या फिर थोड़ी सी सादी चोट हो, सो कितना पैसा लगेगा ये वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, बराबर। और सडन डेथ मतलब कि अचानक से जो मौत होती है, so that is also an unpredictable expense. Now, the above considerations make it quite clear why financial planning is must. However, some important points must be kept in mind as we plan our finances. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट गेट इनटू सेविंग्स. So the first point, that is, it is for our own benefit to keep our savings safe and to make them grow. Our saving remains safe in a bank or in a post office. Money saved in bank is also used for cash minus transactions. This way we do not have to carry large amounts of cash or worry about losing it और गेटिंग इट स्टोलन। मतलब कि हम जो हमारा पैसा है उसको सेफ रखने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट मनी इन द बैंक और इन द पोस्ट ऑफिस। ओके, सो बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो उसका फायदा हमें क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेफ, मतलब बैंक में अगर पैसा है तो सेफ है, अगर गवर्नमेंट की बैंक हो तो, बराबर। प्राइवेट बैंक का आजकल कुछ भरोसा नहीं है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। नो,
बैंक में पैसा रखने का सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज वी आर या फिर हमारा जो मनी है दैट इज सेफ, आवर मनी इज सेफ एंड इट ऑल्सो ग्रोज। अगर हमने कुछ अमाउंट रखा है बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिर ऐसे भी कुछ रखा है तो हमें उस पर कुछ टैक्स मिलता है, बराबर। सो दैट इज दैट इज द ग्रोथ ऑफ द मनी, मतलब कि मनी बढ़ रहा है, ठीक है। और तीसरा एडवांटेज क्या हुआ कि कैश माइनस ट्रांजेक्शन, मतलब आज आजकल जो आप लोग देख रहे हो, गूगल पे हुआ, फोन पे या फिर पेटीएम, ये बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली आपके बैंक बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं और उसमें पैसा डाल भी सकते हैं। मतलब कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है सो मतलब हमें हर एक चीज के लिए पैसा लगेगा ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई कई जगह पे ऑनलाइन पेमेंट जो है वो भी एक्सेप्ट किया जाता है, बराबर। सो कैश माइनस ट्रांजेक्शन इसे बोलते हैं। सो कैश माइनस ट्रांजेक्शन करने का फायदा क्या है कि अगर हम कहीं पे दूर जा रहे हैं, यहाँ पे नजदीक भी जा रहे हैं, सो हो सकता है कि हम हमारा पैसा खो दें अगर हमारे पास जेब में पैसा है तो, बराबर। या फिर कोई हमसे चुरा भी सकता है, कोई हम पे अटैक कर सकता है पैसे देख के, बराबर। लेकिन अगर हमारे पास अगर हम कैश माइनस ट्रांजेक्शन करें, मतलब अगर हम हमारे मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हैं, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग द मनी और गेटिंग इट स्टोलन। मतलब ना तो हम उसे खो सकते हैं ना ही कोई उसे चुरा सकता है, बराबर। अनटिल एंड अनलेस ही नोज द पासवर्ड ऑफ योर मोबाइल, अगर तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड उसे पता है तो वो चुरा सकता है पर्सन। नो, इफ द मनी वी गेट और अर्न is in the form of cash, we keep it as it is without investing it. Its value diminishes with time. देखिए, अगर हम जो पैसा कमा रहे हैं वह उस पैसे को अगर हम वैसा का वैसे रख दें विदाउट इन्वेस्टिंग, सो उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कम होती जाएगी, मतलब डिमिनिश होती जाएगी। अभी कैसे, मान लीजिए कि इफ टुडे यू आर यू कैन बाय 2 पेंसिल्स फॉर 10 रुपीज, ओके। मतलब मान लीजिए कि आपने आज 10 रुपए कमा लिए और उन 10 रुपए से आप आज 2 पेंसिल्स खरीद सकते हो, बराबर। लेकिन कुछ ईयर बाद उस पेंसिल की प्राइस बढ़ेगी, बराबर। लेकिन जो आपका पैसा आपने वैसे वैसे के वैसे रखा है, सो वो तो नहीं बढ़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। सो मे बी देर आर चांसेस कि अगर फ्यूचर में आपको 10 रुपए की एक पेंसिल लेनी पड़े, बराबर। मतलब कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, पैसे की वैल्यू डिमिनिश हो गई या फिर कम हो गई विथ टाइम। So it's a better option to invest that money. Okay. Now, if the amount invested is used for expanding a business, to start an industry or other such purposes, it contributes to the growth of national production. तो देखिए, अगर हमें हमारे पास कुछ मनी है, so if we invest that money in expanding a business, मतलब हम कोई छोटा मोटा कारखाना खोल रहे हैं या फिर फैक्ट्री खोल रहे हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं हमारे पैसों से, सो वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी एंड वी आर ऑल्सो हेल्पिंग द नेशंस, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल नेशनल प्रोडक्शन। मतलब हम हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बराबर। नाउ फोर्थ पॉइंट, if some part of income is spent for socially useful cause, everyone benefits from it is in the long run। मतलब जब जो हम कमाते हैं सो अगर उसका कुछ पार्ट हम सोशल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, सो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को फायदा होगा when we think about long run। Okay, now after spending on necessities, it is beneficial to limit spending on luxuries and to save instead of education, medical, etc. नाउ जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए, उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ पैसा बचता है, सो वी डोंट हैव टू स्पेंड दैट रिमेनिंग मनी ऑन लग्जरीज। ओके, इंस्टेड वी कैन सेव दैट मनी कि फ्यूचर में हमें एजुकेशन के लिए वो मनी काम आएगा या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए काम आएगा। सो लग्जरीज क्या यानी क्या कि जो चीजें एक्स्ट्रा की है, मतलब उनके एक्चुअल में जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमें वो चीजें चाहिए, सो दैट इज लग्जरी। ओके, नाउ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये ट्री देखिए आप, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पे जो 3 ट्रंक दिख रहे हैं ना, स्टेम, पहला स्टेम है बैंक, आपको दिख रहा होगा तो दिस इज प्राइवेट सेक्टर। ओके, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट ऑफिस। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है इन 3 फील्ड्स में, ये बताया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्री। ठीक है,
जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स में हम क्या कर सकते हैं, पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में भी रख सकते हैं, ठीक है। और नेशनलाइज बैंक डिपॉजिट्स भी हम कर सकते हैं या फिर हम सेविंग अकाउंट बनाकर उसमें पैसा रख सकते हैं। सो दीज आर द फोर वेज टू पुट मनी इन बैंक। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, सो प्राइवेट सेक्टर में देखिए म्यूचुअल फंड्स आया, एनएसएस फंड्स आया, बॉन्ड्स हुआ, शेयर्स, इंश्योरेंस, सेविंग्स एंड पिग्मी अकाउंट। सो ये सब चीजें क्या है, म्यूचुअल फंड, एनएसएस फंड, शेयर्स, इंश्योरेंस, इनकी अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हम किस तरह से पैसा रख सकते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई, सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, उसमें भी हम पैसा डाल सकते हैं, ठीक है, पीपीएफ, सैलरी अकाउंट और आरडी। सो दीज आर द वेज ऑफ सेविंग और इन्वेस्टिंग मनी। नाउ observe the picture which shows some modes of investment, discuss them, find out other modes of investment and write them in a blank spaces of the picture। अभी इन चारों को छोड़ के भी कई सारी चीजें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी सेविंग अकाउंट बोला है इन्होंने, तो एक करंट अकाउंट नाम का भी कंसेप्ट होता है, बराबर। सो मैं यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिख सकता हूँ। उसी तरह से और कुछ भी चीजें हो सकती है। अभी प्राइवेट सेक्टर में हम कोई इमूवेबल थिंग भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। सो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आप कर सकते हैं। ओके, यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड यू कैन कंप्लीट इट, लेकिन आपके एग्जाम में वो पूछा नहीं जाएगा। सो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो हम उसमें हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। इन्वेस्टर्स ऑफन फेवर institutions like banks and postal departments for investing their money because it is safe there, ठीक है। so there is a certain risk in investing money in shares, mutual funds, etc. That is because this money is invested in business or industry, and if that incurs a loss, investor suffers a loss too. On the other hand, if it makes a profit, the money is safe and there is the opportunity to get a dividend too, ठीक है। so बैंक में मनी रखना या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट में मनी रखना ये बहुत ही सेफ चीज है, बराबर। लेकिन जब हम शेयर्स की बात करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, अगर हम इसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, सो देर इज ऑलवेज रिस्क इन दीज फील्ड्स। ओके, शेयर्स हुए या फिर म्यूचुअल फंड्स हुए, इनमें क्या होता है कि एक्चुअली वी आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस और इंडस्ट्री, और अगर वो बिजनेस फायदे में रहता है तो हमें शेयर का हमारे फायदा मिलेगा, मतलब कि हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, जितने हमें हमने पे किए हैं उससे ज्यादा पैसे हमें मिलेंगे। लेकिन अगर वो बिजनेस या फिर इंडस्ट्री लॉस में चली जाती है या फिर उसको लॉस हो जाता है, तो हमारा पैसा भी या फिर हमें भी वो लॉस उठाना पड़ता है। ओके, सो दिस इज अ रिस्क इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। Now, investor must take two important points into account when making an investment, namely risk and gain. It is possible to make big gains by taking greater risks. However, it must be kept in mind the greater risk can also lead to greater loss। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ही बड़ा गेन होगा। देखिए, ग्रेटर रिस्क, बिग गेन, लेकिन ग्रेटर रिस्क कैन ऑल्सो लीड टू ग्रेटर लॉस। मतलब अगर हम रिस्क बड़ी है तो हम पैसा कमाएंगे भी ज्यादा, लेकिन जब रिस्क ज्यादा होती है तो लॉस होने का खतरा भी ज्यादा होता है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। नाउ Sham Rao's income in 2015-16 after paying all the taxes is 6,40,000. He pays 2,000 per month for insurance and 20% of his annual income into his provident fund. He puts aside Rs 500 per month for emergencies. How much money does he have for yearly spending? ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रीड कीजिए और इस सॉल्यूशन को भी रीड करना शुरू कर दीजिए। आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। ओके,
ओके, तो रीड कर लिया सबने? यस और नो, रीड कर लिया सबने? ओके, तो देखो अभी श्यामराव जी की इनकम कितनी है? 6,40,000 पर ईयर। ओके, सारे टैक्सेस कट जाने के बाद में। सो ही पेज 2,000 पर मंथ फॉर इंश्योरेंस। सो 2,000 पर मंथ अगर वो इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं तो वो 12 मंथ के लिए 24,000 रुपए पे करेंगे। बराबर, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है नाउ। एंड 20% ऑफ इज एनुअल इनकम इनटू प्रोविडेंट फंड। अभी पीएफ में वो कितना डालते हैं? 20% ऑफ इज इनकम। सो उनकी इनकम है 6,40,000। सो उसका 20% आता है 1,28,000। अभी परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करना है ये आपको शायद पता होगा, ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूं, ठीक है। सो 1,28,000 रुपीज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। नो अमाउंट पुट असाइड फॉर इमरजेंसी। सो इमरजेंसी के लिए वो कितना बाजू में रख रहे हैं पैसा? 500 पर मंथ। सो 12 मंथ के हुए 6,000 रुपीज, बराबर। सो टोटल प्लान एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर उनका कितना है, मतलब उन्होंने प्लानिंग कितनी की है कि 24,000 फॉर दिस इंश्योरेंस, 1,28,000 फॉर पीएफ एंड 6,000 फॉर इमरजेंसी। सो 1,58,000 रुपीज जो है उनके प्लान है। नाउ अमाउंट अवेलेबल फॉर ईयरली एक्सपेंसेस। अभी उनके पास बाकी सारे एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा बचेगा? सो उनका इनकम था 6,40,000, उसमें से 1,58,000 चले गए प्लान एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। सो उनके पास बचे 4,82,000 रुपीज। ओके, नाउ जस्ट लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Shah invested 3,20,000 in a bank at 10% compound interest. Okay. He also invested Rs 2,40,000 in mutual funds. At market rates, he got Rs 3,05,000 after 2 years. How much did he gain? Which of his investment was more profitable? देखिए अभी मिस्टर शाह ने क्या किया है कि बैंक में पैसा रख दिया 3,20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने सीखा है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे। और उन्होंने दूसरी एक इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने क्या किया? 2,40,000 उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए और उनको 2 साल के बाद में 3,05,000 रुपए मिल गए। सो उन्होंने कौन सी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा कमाया या फिर ज्यादा प्रॉफिट कमाया? ठीक है। सो देखिए, पहली पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसमें की? बैंक में। सेकेंड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। सो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द गेन ही गॉट इन द बैंक, मतलब उनको बैंक में जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उस पे उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो उसके लिए वी शॉल फर्स्ट कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन मनी इन्वेस्टेड इन द बैंक। तो ये जो मनी इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, और अमाउंट का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज पी अंडर ब्रैकेट 1+r डिवाइडेड बाय 100 रेस टू n। ओके, एंड ये माइनस p एज इट इज। so r is nothing but the value of rate, so rate is 10 here and n is टाइम पीरियड, मतलब 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, बराबर। सो p इज अ प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट 3,20,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, सो 1.1 का स्क्वायर आएगा 121, 121 माइनस 1 आएगा 0.21, और अगर 0.21 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, सो 67,200 रुपीज उनको क्या मिला? व्हाट दे गॉट? क्या मिला उनको? इंटरेस्ट मिला। समझ में आया? इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला ये। ओके गुड। नाउ मिस्टर शाह इन्वेस्टेड 3,20,000 इन द बैंक एंड गॉट 67,200 एज ए इंटरेस्ट। नो, अभी इंटरेस्ट उनको मिला उस मतलब कितना परसेंट उनको इंटरेस्ट मिला ये हम देखते हैं, ठीक है। सो
67,200 3,20,000 के कितने परसेंट होते हैं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा कि मतलब उनको कितना परसेंट मुनाफा हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो इस ये अगर हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 21। अब ये कैलकुलेशंस कैसे करने हैं ये मैं फिर से आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। नो, द इन्वेस्टमेंट इन द बैंक गैव अ प्रॉफिट ऑफ 21%, मतलब उनको बैंक से कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, 21% प्रॉफिट मिला। लेकिन पैसों की अगर हम बात करें तो 67,200 रुपीज उनको इंटरेस्ट मिला या फिर प्रॉफिट मिला, बराबर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। द अमाउंट मिस्टर शाह गॉट एट द एंड ऑफ 2 years फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इज 3,05,000 रुपीज। द गेन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इज, सी ये उनको पैसे मिले और ये उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, तो मतलब उनको 65,000 रुपीज प्रॉफिट मिला, बराबर। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 67,000 जो है बैंक में उनको प्रॉफिट मिला और यहाँ पे 65,000 रुपीज म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट मिला। तो अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि बैंक का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, लेकिन जब हम परसेंटेज गेन निकालेंगे, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे के हिसाब से कितना गेन मिला है, सो अगर हम उस परसेंटेज की बात करेंगे तो वो परसेंट आएगा 27% फॉर म्यूचुअल फंड। सो बैंक के लिए प्रॉफिट है 21%, म्यूचुअल फंड के लिए उनको प्रॉफिट मिला 27.08%। सो इट इज क्लियर दैट मिस्टर शाह's इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड was more profitable। ओके, मतलब म्यूचुअल फंड की उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी रही, मोर प्रॉफिटेबल रही। ओके, नाउ देयर इज द थर्ड वन। थर्ड वन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व एग्जांपल थर्ड, यू कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ आई विल टेक दिस फोर्थ वन बिकॉज दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। ओके, not that complicated but little। okay, so the ratio of Mr. Anil's monthly income to expenditure is 5:4। मतलब अगर वो 5 रुपए कमाते हैं तो 4 रुपए वो क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। फॉर मिस्टर अमन द सेम फिगर इज 3:2। अमन, मिस्टर अमन के लिए क्या है वो रेशो, 3:2 है। एंड ऑल्सो 4% ऑफ अमन्स मंथली इनकम इज इक्वल टू द 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम। So if Anil's monthly expenditure is 96,000 rupees, so find Aman's annual income saving made by Mr. Anil and Mr. Aman। So यहाँ पे दिया क्या क्या गया है और निकालना क्या है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, सो वी नो दैट सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जितना हमने कमाया उसमें से खर्च जितना किया वो निकाल देंगे तो सेविंग बच जाएगी, ठीक है। सो अनिल्स इनकम टू एक्सपेंडिचर कितना है, 5:2 है, 5:4 है। मतलब 5 रुपए कमाते हैं तो 4 रुपए खर्च कर देते हैं। वही अमन के लिए कितना है, 3:2 है। नाउ सपोज अनिल्स इनकम इज 5x, ओके 5x, एंड अनिल्स एक्सपेंडिचर इज 4x। सो इसको क्या कर दिया हमने, x से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए कि x इज द वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट फॉर अनिल्स इनकम टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो अनिल का इनकम हुआ 5x और उनका एक्सपेंडिचर हुआ 4x। सो फॉर अमन्स इनकम इट इज 3y एंड एक्सपेंडिचर 2y, ठीक है। नाउ अनिल्स मंथली इनकम इज 9600 रुपीज, यहाँ पे दिया गया है वो एक्सपेंडिचर, बराबर। अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है। सो हमने अज्यूम किया है कि 5x इज इक्वल्स टू 9600। सो x की वैल्यू आएगी 1920, ठीक है। एक वैल्यू तो हमें मिल गई, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई है सिर्फ। मंथली एक्सपेंडिचर मतलब अभी देखिए उसका इनकम कितना है, 9600 है मंथली, और एक्सपेंडिचर कितना रहेगा 4x, दैट इज 7,680 रुपए, बराबर। सो ये दो चीजें मिल गई फॉर हुम, अनिल के लिए इनकम भी मिल गया और उसका एक्सपेंडिचर भी मिल गया। अभी अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 7680 रुपीज, अनिल्स सेविंग इज 1920 रुपीज। अभी सेविंग कैसे निकालेंगे, ये रहा टोटल इनकम और उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस करें तो हमें सेविंग मिल जाएगी, बराबर। नाउ 4% ऑफ अमन्स इनकम इज इक्वल्स टू 7% ऑफ अनिल्स इनकम दिया गया है हमें यहाँ पे, देख लीजिए 4% ऑफ अमन्स इनकम इज इक्वल टू 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम। तो हमने इन दोनों को इक्वलाइज कर दिया, इक्वल रख दिया। 4
परसेंट ऑफ, ये क्या हुआ, अमन्स इनकम। देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 3y इज अमन्स इनकम, एंड 7% ऑफ अनिल्स इनकम। अनिल्स इनकम कितना है हमें पता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y हियर। So 4 multiplied by 3 is 12y, and if the 100 goes here, this 100 cancels with this 100, and the remaining 12y is equals to 9600 multiplied by 7. So अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, so it is 5600, जो कि ना ही अनिल जो कि ना ही अमन का इनकम है और ना ही उसका एक्सपेंडिचर है। इनकम क्या है, 3y इज द इनकम, सिर्फ y इनकम नहीं है, बराबर। सो 3 multiplied by 5600 is equals to 16800 is अमन्स इनकम। 16,080 अमन का इनकम है, और अमन का एक्सपेंडिचर क्या है, 2y है। सो 11,200 अमन का एक्सपेंडिचर हुआ। नाउ अमन्स सेविंग क्या हुआ, एक इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज 5,600। सो अमन्स मंथली इनकम इज 16,800 एंड अमन्स सेविंग इज 5,600। अनिल्स मंथली सेविंग इज 1920 रुपीज। तो हमने सारे टर्म्स फाइंड आउट कर लिए कंस्ट्रक्टिवली वन बाय वन, ठीक है। समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, समझ में आया, वेरी गुड। ओके, द्विजेश को समझ में नहीं आया, ओके अंडरस्टूड, ओके ओके ठीक। सो ये जो एक्टिविटी है ये पढ़ लीजिए और इसको कर लीजिए, दैट इज नॉट द हार्ड पार्ट, और ये आपको सिलेबस में नहीं भी है। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 में से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves Rs 120. How much money does she get monthly? अभी ओरली इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बताइए क्या हो सकता है आंसर। अगर अलका 90% खर्च कर देती है, ओके, और बचा हुआ मतलब कितना बचाती है वो, हाउ मच सी सेव्स, 10% बचाती है, बराबर। और 10% क्या है, 10% यानी 120 रुपीज। देखिए 10% ही बचाएगी ना, सो 10% यानी 120। सो 100% यानी कितना, टोटल मनी उसको कितना मिल रहा है, 1,200 रुपये मिल रहा है। समझ में आया एवरीवन, 1,200 रुपये आंसर क्यों आया। आपको इसी तरह से आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे ओरली, लेकिन लिखते हुए आपको बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली लिखना है। बाकी लोग रिस्पॉन्स दो, सिर्फ मैत्रेया ने रिस्पॉन्स दिया है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1,200 क्यों आया, कैसे आया। सिर्फ 3 लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हैं, 4। जय, द्विजेश, अविग्ना। अविग्ना ने तो अभी तक एक भी, ओके आई विल रिपीट इट, सी। अभी देखिए, अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं, आई गिव यू 100 रुपीज, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं कि आप 90% इसका खर्च कर दो, तो कितना बचा, कितना कितना रुपए आपने खर्चा किया, 90% यानी कितना, 90 रुपीज आपने खर्चा किया, तो कितना बचा, 10 रुपया बचा, बराबर। मतलब कि 10% बचा है। सो वैसे ही अविग्ना को, सॉरी, अलका को कुछ मनी मिला है, बराबर। अलका को एक्स अमाउंट मिला है, सी, अलका इज हैविंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसको मंथली उसका इनकम कितना है, एक्स है। सो वो क्या कर देती है, 90% खर्च कर देती है और 10% सेव करती है, बराबर। सो 10% ऑफ एक्स मैंने लिख दिया, देखिए 10, 10 ऊपर लिखा, परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 10% ऑफ एक्स कितना है, 120 है। ये अभी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो ये जीरो गया, ये जीरो गया, बराबर। सो यहाँ पे एक बचा, एक मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज एक्स, और ये जो 10 है, ये 10 इधर चला जाएगा, बराबर। सो क्या हो जाएगा, 1,200 रुपए हो जाएगा। सो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, उन लोगों को मुझे लगता है दिक्कत है परसेंटेज समझने में, बराबर। परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है,
इसलिए आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप परसेंटेज की पहले पढ़ाई कीजिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुमित borrowed a capital of 50,000 to start his food products business. In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new sweets business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his ओरिजिनल कैपिटल? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें क्वेश्चन समझ के लेना है और पूछा क्या है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो सुमित के पास कितने पैसे थे? 50,000 रुपीज थे। उसने वो इन्वेस्ट कर दिए एक बिजनेस में, फूड प्रोडक्ट के बिजनेस में उसने वो 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन पहले साल में उसे क्या हुआ? 20% का लॉस हुआ। 20% का लॉस होने के बाद उसके पास जो बचा हुआ पैसा था, उसने एक नई स्वीट्स की बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर दिया। मतलब बचा हुआ पैसा उसने स्वीट्स के बिजनेस में डाल दिया। उस बिजनेस में उससे 5% प्रॉफिट हुआ। सी, प्रॉफिट ऑफ 5%। सो क्या पूछा है? हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस? मतलब उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और कितना हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। पैसा उतना पास उसके पास कितना था? 50,000 बराबर। इन फर्स्ट ईयर ही सफर्ड लॉस ऑफ 20%। सो 50,000 का 20% कितना आएगा बताइए मुझे? 50,000 का 20% कितना आएगा? सब लोग बताएंगे। मैत्रेया ने बता दिया 10,000 आएगा। 50,000 का 20%। धीरज ने भी बता दिया। ओके, बाकी लोग जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ओके 10,000। 10,000 कैसे आया? समझ में आया? 20% ऑफ 50,000 इज 10,000। ओके, सो उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। मतलब अभी उसके पास कितने पैसे बचे? हाउ मच मनी ही हैव नाउ? उसके पास कितने पैसे हैं अभी? 40,000, करेक्ट। 40,000 रुपए है ना। अभी उसने क्या किया? इन 40,000 रुपए को उसने एक स्वीट्स के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। सो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 होता है। ओके, बाकी लोग बताइए। ओके, 2,000 होता है। सबको समझ में आ रहा है कि 40,000 का 5% होता है 2,000। वो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। मतलब अभी उसके पास कितने पैसे हुए? हाउ मच मनी ही इज हैविंग नाउ? 42,000। तो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? और कितने रुपए का? लिख लीजिए। प्रॉफिट और लॉस, और कितने रुपए का लॉस हुआ है? ओके, कितने का? 8,000 रुपीज का, बराबर। ठीक है, 8,000 रुपीज का लॉस हुआ है। सबने लिख दिया, वेरी गुड। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल? तो देखिए यहाँ पे 8,000 जो है वो रुपीज में वैल्यू हुई। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितने रुपीज का उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ है उसे? जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, 16% का उसे लॉस हुआ है। ठीक है, 8,000 का 8,000 का लॉस, यानी कि 16% का लॉस उसे हुआ है। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in shares, deposited 3% in bank, and used 40% for his daily expenses. Now he was left with a balance of 19,000. What was his income that month? तो क्वेश्चन समझ के लीजिए। वो खर्च करता जा रहा है कितने? 5% किए। किस पे किए? चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे किए। उसके बाद में 14% इन्वेस्ट किए शेयर्स में। मतलब टोटल कितने परसेंट हुए? 19%, 19%, बराबर।
उसके बाद में उसने डिपॉजिट किए बैंक में कितना परसेंट, 3%। 19 और 3 22% हुए, बराबर। मैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां तक हम 22% पे आ चुके हैं। और 40% वो क्या कर रहा है, डेली एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहा है, बराबर। 22 और 40 कितना होता है, 62%। मतलब 62% मनी चला गया। अभी बचा कितना उसके पास, हाउ मच मनी ही इज हैविंग। रुपीस की अगर हम बात करें तो 19,000 है, और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 38% है, 38%, बराबर। 38% उसके पास मनी रिमेनिंग है, और रुपीज में 19,000 रिमेनिंग है। सो बताइए क्या पूछा है, व्हाट वाज हीज इनकम। अभी 19,000 यानी 38,000, सॉरी 19% यानी, सॉरी 38% यानी 19,000 रुपए। 38%, 38%, 38% मीन्स 19,000। सो 100% मीन्स कितना, 100% मीन्स कितना, मतलब उसका टोटल कितना इनकम रहेगा। देखिए ना, 38 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, बराबर। मतलब परसेंटेज का अगर हम हाफ करते हैं तो 19,000 हुआ, ठीक है। सो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया कि ओके 50,000 अनुज को समझ में आ गया है, बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, ओके। सो आपको इतना समझ में आ गया कि उसने 62% मनी खर्च कर लिया, सबको समझ में आ गया। 62% तो उसने खर्च कर दिया। अभी उसके पास परसेंटेज में कितना पैसा बचा, सब लोग लिखिए, हाउ मच परसेंटेज इज लेफ्ट विथ। अगर 62 खर्च हुआ तो 38% बचा ना, बराबर। सो परसेंटेज में 38% है, लेकिन रुपीज में कितना है, 19,000, बराबर। यस। सो 38% यानी 19,000। सो 100% यानी कितना, 50,000। समझ में आया, ओके। चलो ठीक है। नाउ Mr. Syed kept 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested Rs 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000, whose investment turned out to be more profitable. अभी इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू रहेगी 8, पी की वैल्यू रहेगी 40, और एन की वैल्यू रहेगी 2। तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट का आपको परसेंटेज निकालना है ओवर 40,000। तो जैसे कि हमने वो सॉल्व एग्जांपल में किया है ना, उसी तरीके से आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। ये हुआ। उसके बाद में मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड। अभी मिस्टर फर्नांडिस के लिए क्या करना है, देखो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 1,20,000, और उनको मिला है 1,92,000। तो अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, 6,9600, या आई थिंक ऐसा ही कुछ आता है, ठीक है। मतलब 6,000 के आसपास, 7,000 पकड़ के चलिए, 7,000 क्या आता है, इंटरेस्ट आता है 2 इयर्स का मिला के। ओके, 2 इयर्स का मिला के 7,000 इंटरेस्ट आ जाता है। कुछ तो वैल्यू आती है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नो, ये हुआ सैयद को प्रॉफिट मिला, ठीक है, उसके बैंक डिपॉजिट पे। अभी फर्नांडिस ने क्या किया है, 1,20,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए, और उनको 1,92,000 मिले, यानी कि उनको 72,000 रुपीज का फायदा हुआ, बराबर। 72,000 रुपए का उनको फायदा मिला या फिर प्रॉफिट मिला। सो किसका प्रॉफिट ज्यादा है, किसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है, फर्नांडिस का, बराबर। देखिए 40,000 रुपए पे 7,000 रुपए मिल रहे हैं, और 1,20,000 पे 72,000 रुपीज मिल रहे हैं। सो कौन सा प्रॉफिटेबल है, सेकेंड वन, फर्नांडिस वाला, बराबर। कि अगर हम देखिए 40 को अगर दुगना करते हैं, 40 को दुगना करेंगे तो बन जाएगा 80, और 80, 80 पे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 80,000 पे प्रॉफिट कितना मिलेगा सैयद सैयद साहब को,
उन्होंने 40,000 डिपॉजिट किए, 14,000 मिलेगा, बराबर। और वही अगर वो 1,20,000 भी कर देते हैं तो उनको मैक्स कितना मिलेगा, 21,000 मिलेगा, बराबर, 21,000 मिलेगा। लेकिन फर्नांडिस को 72,000 मिल चुका है, यानी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था दैट हैज टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, isn't it? Now let's see the fifth one. Samira spent 90% of her income and donated 3% of for socially useful causes. If she left with 1750 rupees at the end of month, what was her actual income? तो अभी देखिए उसका कितना परसेंट खर्च हुआ, समीरा का कितना परसेंट मनी खर्च हो गया। हाउ मच मनी समीरा स्पेंड, बताइए। 93%, सभी लोगों से आना चाहिए, एवरीवन। 93% खर्चा हुआ, समझ समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? 90% ही है और 3% ही है, ओके। उसके पास बचे कितने रुपए, सॉरी कितना परसेंट बचा, 7% बचा, ऑब्वियसली, बराबर 7%। सो 7% इज इक्वल्स टू 1750। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ओके। आई एम जस्ट ओपनिंग द व्हाइट बोर्ड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू यू, ओके। सो 7%, 7% को हम कह सकते हैं 7/100 ऑफ एक्स, मतलब कि हमें वो वैल्यू कितनी है पता नहीं है ना, टोटल इनकम कितना है पता नहीं, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। सो 7% ऑफ एक्स कितना है, 1750 है, बराबर। सो एक्स के अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1750 एंड 0, बराबर। ये दो जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो ऐड हो जाएंगे, वो 7 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, बराबर। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो यहाँ पे 14 हुआ, 14 में से 17 में से 14 गया, बचा 3, सो यहाँ पे 35,000 हुआ, बराबर। सो 2 आ गया, 7 5 ज़ा 35, ये हुआ 25, और ये 3 0 जो है एज इट इज यहाँ पे लगा दीजिए, यानी कि जो टोटल इनकम है कितना है, एक्स इज इक्वल टू कितना है, RS 25,000 रुपीज, ठीक है। तो जब आप लोग होमवर्क करेंगे तो आप लोगों को यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे मैंने ट्रिक से आपको बताया है कि सॉल्व करना है, वैसे नहीं करना है, आपको प्रॉपरली लिखना है। वर्ड फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी आपको वर्ड में ही लिखना पड़ेगा कि व्हाट, अभी देखिए समीरा का यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीराज एक्चुअल इनकम वाज 25,000, ठीक है। तो होमवर्क में आप इसी तरह से लिखेंगे, सारे स्टेप्स आने चाहिए, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। चाहे तो आप मदद ले सकते हैं इन सॉल्व एग्जांपल्स की, इनमें किस तरह से स्टेप्स लिखे हैं, ये स्टेप्स देखिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। डायरेक्टली आंसर लिख के होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। सो आपका होमवर्क जो है वो यही प्रैक्टिस सेट है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.1, and in the next lecture we will see the practice set 6.2, and with that our chapter will be finished. Then we will start the, okay, yes, you have to solve all the questions because मैंने सारे आपको सॉल्व करके दिए हैं, और कोई भी यहाँ पे मतलब हर एक स्टूडेंट होमवर्क सबमिट करेगा ही, ओके। एवरीवन विल सबमिट द होमवर्क। नाउ एवरीवन जस्ट पुट यस वी विल सबमिट, यस मैत्रेय ने तो लिख दिया वी विल, बाकी लोग सबसे आना चाहिए मुझे कंफर्मेशन, तभी हमारा क्लास खत्म होगा। द्विजेश ने भी लिख दिया, ओके। जय ने भी, ओके ओके ओके। अनुज, ऋषि, किसका बाकी है अभी, अविघ्ना, ओके धीरज, अविघ्ना आप क्लास में हो या फिर नहीं, ओके। देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अविघ्ना, आई हैव टू टेल संतोष सर अबाउट दिस, ओके नो प्रॉब्लम। Yes, you have to respond, Avigna. Every time I ask you to respond.
चलो ठीक है, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। चलो बाय बाय।